तंत्रा, मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नज़र आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना ना ही कभी महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन न करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। परमा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगी। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की ज़बान चीख कर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर
उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से वहाँ अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। यह वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचता लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूमने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था। बल्कि मैं तो कहूँगा यह सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना, चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसके सांस की दुर्गंध इतनी थी, सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शाहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेज़ी से बाहर की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा। मामा बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया,
और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली, हम सभी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद दिनेश ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ ज़रूर था। क्या मतलब? माँ बोली। मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात में कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा ना देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश के हालात देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर हुआ माँ। इसके बाद में मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर ज्यों ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा, वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूँ। मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कर आया। मैं सोई हुई थी